Hello my dear students, welcome you all to the next lecture of network analysis. लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा था और उसके दो टाइप देखे थे, दैट वाज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. ठीक है, फर्दर मूव करते हुए थर्ड टाइप उसका देखते हैं, दैट इज बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स. बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स. तो डेफिनेशन की अगर बात करें, सो the impedance or resistance offered by bilateral elements is same for either direction of current flow. तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये बेस्ड होगा करंट फ्लो के डायरेक्शन पे. ठीक है, मींस लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो एक बार आप ऑब्जर्व करेंगे और एक बार आप राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, और दोनों ही केस में जो इंपिडेंस ऑफर करेगा एलिमेंट आपका, अगर वो सेम है तो उसको आप बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट. ठीक है, एंड सिमिलरली द इंपिडेंस और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिलेटरल एलिमेंट इज डिफरेंट फॉर आइदर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. और अगर दोनों ही डायरेक्शन में करंट ऑब्जर्व करने के बाद आपको इंपिडेंस अगर डिफरेंट मिलता है तो उसको आप बोलेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट. ठीक है, मींस आपने एक डायरेक्शन में इंपिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट की. ठीक है, सपोज आपको कुछ बड़ी वैल्यू मिली. ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में आपको बहुत छोटी वैल्यू मिल रही है. ठीक है, मींस दोनों ही डायरेक्शन में वो जो एलिमेंट है डिफरेंट बिहेव कर रहा है. मींस एक में उसको इंपिडेंस कम मिल रहा है और एक में उसको इंपिडेंस ज्यादा मिल रहा है. तो ऐसे केस में उसको आप क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट. और अगर दोनों में सेम मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल एलिमेंट. ठीक है, अब इसी को एग्जाम्पल से देखते हैं. बाइलेटरल एलिमेंट का एग्जाम्पल जो होगा, बाइलेटरल रेजिस्टर जो होता है वो बाइलेटरल एलिमेंट होता है. इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ये तीनों जो हैं ये तीनों बाइलेटरल एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम एनालिसिस के थ्रू समझ भी सकते हैं. सपोज आपके पास ये रेजिस्टर है और इसमें आपने ये सप्लाई वोल्टेज दिया, इसको वी आर रेजिस्टर है. ठीक है, और इसमें आपका ये आई करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इस केस में आपकी जो करंट की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से करंट की वैल्यू जो आएगी, करंट यहाँ से प्लस टर्मिनल से निकल रहा है, रजिस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे. सो करंट की वैल्यू आएगी आई इक्वल्स टू वी बाई आर. ठीक है, वी बाई आर. अब सेकेंड केस इसी में देखते हैं. करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं. वोल्टेज पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी और करंट का डायरेक्शन जो है अब इसमें आपने लेफ्ट टू राइट कर दिया, इसमें राइट टू लेफ्ट हो गया. ठीक है, एंड दिस इज V. तो इस केस में भी अगर आप देखें तो प्लस टर्मिनल से करंट बाहर हो रहा है, रजिस्टर में एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस टर्मिनल से जा रहा था ये. सो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V बाई आर. तो किसी भी डायरेक्शन से अगर आप मूव करें और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है. ठीक है, या अगर आप इसी से रजिस्टर की वैल्यू आप अगर देखें तो V बाई आई आएगी और इससे भी रजिस्टर की वैल्यू V बाई आई आएगी. तो दोनों ही केस में आपका करंट जो है वो सेम है, रेजिस्टेंस जो है वो सेम है. ठीक है, तो ये रजिस्टर जो होगा क्या होगा, बाइलेटरल एलिमेंट कहलाएगा. इस तरीके से आप एनालिसिस के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं. ठीक है, तो रजिस्टर हो गया. सिमिलर केस होगा इंडक्टर के केस में और सिमिलरली कैपेसिटर के केस में भी. ठीक है, अब हम यूनिलेटरल एलिमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं. यूनिलेटरल एलिमेंट
तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर इसका एग्जांपल है दैट इज डायोड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आप पढ़ते हैं डायोड। ठीक है, अब डायोड का को सर्किट में हम लगा के देखते हैं कि उसमें किस तरीके से फ्लो होगा। सो दिस इज डायोड, ये डायोड का सिंबल होता है और इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है ये इसके एनोड को शो करता है और ये वाला ये जो लाइन है ये शो करती है इसके कैथोड को। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस जो है इसके एनोड से कनेक्टेड है। ठीक है, एनोड से कनेक्टेड है मीन्स ये डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आई इसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या है, आई है। ठीक है, अब सिमिलरली नेक्स्ट इसको हम अब इस करंट को सपोज हम मान लेते हैं आई डैश। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं सेकंड वाले केस में डायोड जो है इसमें कैथोड टर्मिनल जो है इसका कैथोड जो है वो किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है। ठीक है, और एनोड जो है वो माइनस से कनेक्टेड है। मीन्स ये डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो आपको पता होगा रिवर्स बायस में बेसिक फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि रिवर्स बायस में डायोड जो है, डायोड के अक्रॉस जो करंट होता है, डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है। तो उसको हमने आई डैश से रिप्रेजेंट किया। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केस में दोनों में अलग अलग करंट आपको मिला। ठीक है, सो आई यहाँ पे जो होगा, जैसे यहाँ पे आई जो था ये दोनों आई इक्वल हो रहा था आपका, ये आई और ये वाला आई इक्वल हो रहा था। बट यहाँ पे ये जो दोनों आई है आई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आई डैश। ठीक है, मीन्स ये फॉरवर्ड बायस वाला करंट हो गया और ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस वाला करंट हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस करंट के कंपैरिजन में रिवर्स बायस करंट बहुत स्मॉल होता है। तो ये जो प्रॉपर एलिमेंट है डायोड जो है आपका, आप देख सकते हैं दोनों ही केस में ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है। मीन्स फॉरवर्ड बायस में ये करंट की वैल्यू डिफरेंट दे रहा है और रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू डिफरेंट दे रहा है। मीन्स ये डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है दोनों ही केस में। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है, तो डायोड जो है आपका एग्जांपल है यूनिलैटरल एलिमेंट का। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको हम और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। सो VI कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एग्जांपल ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था रजिस्टर के केस में हमको I की वैल्यू क्या मिली थी, V/R। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं V = I/R। ठीक है, अब ये V = I/R जो है इसको आप ग्राफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में देख सकते हैं। This is current axis and this is voltage axis। ठीक है, अब ये सिंपल अगर आप इसको इक्वेट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो y = mx + c, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है और x के जगह जो वेरिएबल है वो i ले रहे हैं हम लोग और y की जगह वेरिएबल v ले रहे हैं और स्लोप m जो है वो हमारा क्या है, r है। ठीक है, तो सिंपल पॉजिटिव स्लोप है, r की वैल्यू हमने देखा है पॉजिटिव ही होती है, तो पॉजिटिव स्लोप का एक कर्व हमको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, r। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें तो V/I का जो रेशियो आएगा, V/I का जो रेशियो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। ठीक, तो R पे डिपेंड करेगा वो। ठीक,
अब यहाँ पे एक चीज और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक बाइलेटरल एलिमेंट का क्या है, ग्राफ है आपका, रजिस्टर का ग्राफ है। और रजिस्टर क्या होता है, बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ है, ठीक। तो बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, और थर्ड क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू हो रही है। मींस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिकल है हमारा ग्राफ जो आ रहा है, सिमेट्रिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, किसके केस में, बाइलेटरल एलिमेंट के केस में। बाइलेटरल एलिमेंट के केस में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सिमेट्रिकल क्या आएगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ में भी अगर आप देखेंगे प्लॉट करके, सेकेंड एंड फोर्थ में, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसमें भी क्या आएगा, सिमेट्रिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिमेंबर रखना है इसको, पॉइंट टू रिमेंबर। इस पॉइंट से आप इजीली किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से एलिमेंट का ग्राफ है, यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने ग्राफ के बेसिस पे भी एनालाइज कर लिया रजिस्टर के एग्जांपल से कि बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसी के बेसिस पे हम कुछ अब देखते हैं कि हम कुछ ग्राफ्स को देख के कैसे पता लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उसके बेसिस पे कि कौन सा एलिमेंट बाइलेटरल है, कौन सा एलिमेंट यूनिलेटरल है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको फिगर दिया हुआ है, ग्राफ्स को देख के आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट यूनिलेटरल का है और कौन सा एलिमेंट बाइलेटरल का है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं, फर्स्ट केस में ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, दिखने को ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। और अच्छे से चेक करने के लिए आप एक चीज में जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको इन पॉइंट्स पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आप उसके इंपीडेंस को कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या वैल्यू आ रही है उसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल मीन्स पॉसिबिलिटी है कि ये बाइलेटरल होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल। ये वाले पॉइंट पे अगर इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज Z1, ठीक है, तो Z1 की वैल्यू आएगी V1/I1, ठीक है। अब सेकंड इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ये वाले पॉइंट पे, सो Z2 की वैल्यू क्या आएगी, -V1/I1, सो माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये आ जाएगा V1/I1 के इक्वल, ठीक है। मीन्स Z1 इज इक्वल्स टू Z2, और उसके बाद कंटिन्यूअसली यही ये फॉलो कर रहा है, ये लाइन फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में आपका, दोनों ही क्वाड्रेंट में आपका जो इम्पिडेंस का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड में सिमेट्रिकल भी है, और हमने वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख ली, तो दोनों ही क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है हमारी इक्वल आ रही है। सो दिस इज द केस फॉर बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें सिंपल आपको एक लाइन दिया हुआ है और इसकी कोई वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमारा जो रूल है फर्स्ट एंड थर्ड में देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये लाइन है, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीन्स ये नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। नॉट सिमेट्रिकल मीन्स ये क्या होगा, यूनिलैटरल,
ठीक। नाउ थर्ड केस भी फर्स्ट केस के जैसा ही है, तो सिमेट्रिकल तो दिखने को दिख रहा है, ठीक है, बट इसमें वैल्यूज हमको चेक करनी जरूरी है, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो इस वाले पॉइंट पे इंपेडेंस कैलकुलेट करते हैं Z1, तो Z1 आएगा 9/3, दैट इज 3 ohms, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं Z2, दैट इज -8/-4, दैट इज 2 ohms। तो Z1 इज नॉट इक्वल्स टू Z2, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पे इसने 3 ohm का रेजिस्टेंस या 3 ohm का इंपेडेंस इसने ऑफर किया, और यहाँ पे इसने 2 ohm का ऑफर किया। मीन्स दोनों ही डायरेक्शन में करंट फ्लो का, जैसे करंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन के लिए आपका जो इंपेडेंस का बिहेवियर है वो चेंज हो गया, ठीक है। मीन्स ये भी क्या होगा, यूनिलैटरल एलिमेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज बायलैटरल एंड बी एंड सी इज यूनिलैटरल एलिमेंट। तो इस तरीके से आप ग्राफ को देख के तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, बट अगर आपको वैल्यूज दी हुई है तो बी केयरफुल, वैल्यूज को आप थोड़ा सा चेक करके उनकी इंपेडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इस तरीके से वी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आप बता सकते हैं यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें ये बायलैटरल की प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब अगर कोई एलिमेंट लीनियर है, ठीक है, तो लीनियर में हमने देखा है कि लीनियर के लिए क्या होता है, लीनियर के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास होना मस्ट है, ठीक है, वो ओरिजिन से पास होना उसका जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट लीनियर है, ठीक है, तो उसका भी जो कर्व आएगा क्या आएगा, सिमेट्रिकल आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड में एंड सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मीन्स लीनियर एलिमेंट जो होंगे वो बाइलेटरल एलिमेंट्स भी होंगे, बट बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है, बाइलेटरल एलिमेंट जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, ठीक है। मीन्स द स्टेटमेंट इज ऑल द लीनियर एलिमेंट आर बाइलेटरल एलिमेंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। लीनियर है तो फॉर श्योर बाइलेटरल होगा, बट बाइलेटरल है तो हो भी सकता है कि लीनियर हो, नहीं भी हो सकता है कि लीनियर, ठीक है। तो इस केस में इसमें तो श्योर है बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, अगर लीनियर दिया हुआ है तो आंख मूंद के आप उसमें बाइलेटरल बोल सकते हैं, बट बाइलेटरल है तो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में आपको बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट के नाम से मिलेगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट के नाम से। इसके जगह यूज करेगा वो वर्ड यूनी डायरेक्शनल और इसके जगह यूज करेगा बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो सेम ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सेम ही क्लासिफिकेशन है इसमें, ठीक। सो दिस इज अबाउट यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है सिंपल है कि an element is said to be time variant if its VI characteristic changes with time, and it is said to be time invariant if its VI characteristic does not change with time. Means time के रिस्पॉन्स, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें VI कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग टाइम पे आप उसको ड्रॉ करके देखें, अगर सेम आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट, और अगर डिफरेंट आता है तो क्या बोलेंगे आप, टाइम वेरिएंट, ठीक है। ग्राफ से देख सकते हैं, जैसे ये एक, सपोज दिस इज द कर्व, ठीक है। अब ये जो भी कर्व है इसमें जो भी आपकी स्लोप की वैल्यू है, ये सपोज t इक्वल्स टू T1 पे इसमें R1 स्लोप आपको मिल रहा है,
ठीक है, इसका स्लोप जो है वो क्या है, R1 है। अब सेम थोड़े देर के बाद आपने दूसरे टाइम पे ऑब्जर्व किया, तो करंट और वोल्टेज के जो रिलेशनशिप मिले उसको आपने प्लॉट किया, तो कुछ वो ऐसा मिला, t इक्वल्स टू T2 टाइम पे, ये T1 टाइम पे, ये T2 टाइम। अब इसमें जो स्लोप की वैल्यू है ये सपोज आपकी R2 हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा केस होगा, ये टाइम के साथ वेरी कर गया इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो दिस इज टाइम वेरिएंट एलिमेंट, ठीक है, टाइम वेरिएंट एलिमेंट। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें टाइम के साथ उसके VI कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। एक रजिस्टर के एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि अगर सपोज आपने एक रजिस्टर में वोल्टेज अप्लाई किया और उसका ग्राफ आपने प्लॉट किया, थोड़ी देर के बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ चेंज हुई, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, रूम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी मीन्स वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप में चेंज आएगा मीन्स उसका जो ग्राफ है वो क्या आएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे उस रजिस्टर को, कि वो टाइम वेरिएंट रजिस्टर है, ठीक है। तो वो टाइम वेरिएंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, सेम आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, टाइम इनवेरिएंट रजिस्टर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, हमारा फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है दैट वाज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन है इसकी, इफ द फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल when compared to the wavelength of electromagnetic propagation then the element is called lumped, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, अगर आपका साइज ऑफ एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, लम्प्ड एलिमेंट, ठीक है। और अगर वो कंपेरेबल है, द फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन देन द एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इसमें हम छोटा सा एक कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वेवलेंथ इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, और उसके कंपैरिजन कैसे होगा, ठीक है। तो रिलेशन मालूम है हमको, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बेसिक। v is the velocity of electromagnetic wave, and f is the frequency। तो फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और हाउस होल्ड सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी जो आती है, ठीक है, वो कितनी उसकी वैल्यू होती है, या तो 50 हर्ट्ज होती है या किसी किसी कंट्री में 60 हर्ट्ज भी होता है, ठीक है। तो यहां पे अपने कैलकुलेशन में हम ले लेते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास 50 हर्ट्ज है और वी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/सेकेंड। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 50 मीटर पर सेकेंड और 1/सेकेंड। तो ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू मीटर में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये आएगा आपका 6000 किलोमीटर्स के इक्वल आएगा ये, ठीक है।
लैम्डा इक्वल्स टू आएगा आपका 6000 किलोमीटर। मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगी इसके, ठीक है, उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है 6000 किलोमीटर, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जैसे आप एक रजिस्टर लेते हैं, रजिस्टर आपने देखा होगा तो कितना छोटा होता है वो, ठीक है। तो 6000 किलोमीटर के कंपैरिजन में वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, लम्प्ड एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपको एक रजिस्टर दिया रहता है उसका जो सिंपल एक पार्ट होता है जिसमें आपको कलर कोड वगैरह दिखता है, ठीक है, उतने में ही उसका रजिस्टर क्या रहता है, कौन सा रेजिस्टेंस कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड एलिमेंट, ठीक है, लम्प्ड एलिमेंट। तो लैम्डा के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू से हम बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं लम्प्ड एलिमेंट का एग्जांपल, तो हमने तो रजिस्टर समझ ही लिया, रजिस्टर। सिंपल इंडक्टर भी जो होता है, इंडक्टर भी आपका, इंडक्टर का भी साइज जो रहेगा इस 6000 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, तो वो भी लम्प्ड एलिमेंट हो गया। और कैपेसिटर भी हो गया आपका लम्प्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, स्मॉल, एकदम स्मॉल डिस्टेंस में क्या रहेगा, वो स्मॉल डायमेंशन में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। आप उसको सेपरेटली बता सकते हैं कि हाँ भाई ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब सेकंड केस हम देखते हैं कि फिजिकल साइज जो है वो अगर कंपेरेबल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जाम्पल है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन मीन्स जो आपकी पावर सप्लाई की, आपने देखा होगा रोड वगैरह में चलते हुए कि आजू बाजू जो लाइंस लगी रहती हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनमें जो भी उसमें रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है या इंडक्टेंस होता है, वो क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अलोंग देयर लेंथ, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप उनको बड़ा करते जाएंगे, जैसे इतना बड़ा आपने ट्रांसमिशन लाइन लिया, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आया, फिर आपने इतना बड़ा लिया तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो उससे ज्यादा आएगा, ठीक है। मींस लेंथ के रिस्पेक्ट में उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वो चेंज होता रहेगा, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस चेंज होगा मींस वोल्टेज एंड करंट के जो रिलेशनशिप है वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में याद रखना जरूरी है कि वोल्टेज एंड करंट चेंजेस विथ लेंथ, ठीक है। सो ट्रांसमिशन लाइन इज द एग्जाम्पल। अब अगर आपको एक ट्रांसमिशन लाइन दे दिया जाए और उसमें से बोला जाए कि भाई इसमें से रेजिस्टर अलग कर दो, इंडक्टर अलग कर दो, कैपेसिटर अलग कर दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, बट लम्प्ड के केस में आप कर सकते हैं ऐसा, आपको सेपरेट वैल्यूज मालूम होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। इस तरीके से आप उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज अपन इसको एंड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, इन पांचों क्लासिफिकेशन में कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ओके, थैंक यू।